जो अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में टीम भेजकर प्रदेश व्यापी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खांसी, बुखार और जुकाम जैसे लक्षणों वाले लोगों को टेस्ट कर तत्काल उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। घर में आइसोलेशन की व्यवस्था ना होने पर सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सूबे में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। विपक्ष जो है एक तरफ सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सूबे की सरकार ने यह फैसला लेते हुए कह दिया है कि गांव में फैल रहे संक्रमण को रोकना होगा। सवाल ये कि कहीं ये फैसला लेने में सूबे की सरकार ने देरी तो नहीं कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कोहराम बनकर टूट रहा है। आर्या न्यूज के सवाल भी हैं। आपको बताते चले यूपी में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, सरकार आखिर जाग क्यों नहीं रही है। आर्या न्यूज आपको बताते चले आज ग्रे कार्ड में तमाम सवालों पर चर्चा करेगा। चर्चा में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ मेहमान शामिल हो चुके हैं। नेहा शालिनी दुआ है, बीजेपी की प्रवक्ता है, धर्मेंद्र सिंह है, सपा के नेता है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं नेहा जी आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना है या नहीं है, सबसे पहले ये जवाब दे दीजिए। पल्लवी जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं ये कहती हूँ पीएम को गाली दे दीजिए, सीएम को लोग गाली दे दें, लेकिन जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि 700-800 रुपए का ऑक्सीमीटर था, उसे आज 3-3 हजार में बेच रहे हैं। रेमडेसिविर दवाई जो इंजेक्शन है वो हम लोग सरकार जो है 900 रुपए में देती है, ये लोग 90-90 हजार में बेच रहे हैं। आज जो नारियल पानी जैसी चीज जो 30-40 रुपए में मिल जाती है, वो हम ही लोग है ना, ये जो बाहर बैठे हैं 100-150 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसी बीमारी में विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए डॉक्टर विटामिन सी की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, लोग चाहते हैं कि कोरोना अगर उनको है वो विटामिन सी के फ्रूट ज्यादा खाएं। हम इतने बेशरम हैं कि हमने उन फ्रूटों को भी जो 40 रुपए के मिलते थे, हमने उनको 150-200 रुपए में कर दिया। तो ये कौन लोग हैं? ये हम ही लोग हैं। सरकार को ब्लेम कीजिए। सरकार की कमी ऑक्सीजन की है, मानते हैं, सरकार उसमें कहीं ना कहीं विफल दिख रही है, लेकिन कोशिश में फिर भी लगी हुई है। लेकिन हम सारों का, हम समाज हैं या विपक्ष है, ये सब है, आप है, मैं है, सब है, हम सबका भी फर्ज बनता है। लकड़ियों तक में भी लोग क्या कर रहे हैं, आज शमशान घाट जाना है, वहां लकड़ियां खरीदी 30 रुपए किलो लकड़ी, आज 300-400 रुपए, 3000 रुपए तक बिक रही है। तो ये हम ही लोग हैं जो गिद्ध की तरह नोच रहे हैं लोगों को। तो मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से निवेदन है कि ऐसे टाइम में आप इंसान बनिए, ना कि हैवान बनिए। गिद्ध तो अपना पेट भरने के लिए ये सारी चीजें करता है कि दूसरे का मांस खाता है। आप क्या बन रहे हैं? गिद्ध से भी बदतर, जो जिंदा लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति भी कैसी कि आपको पता है इस वक्त उन लोगों को ये चीजों की जरूरत है, सरकार को इन चीजों की जरूरत है, और आप उन्हीं चीजों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें बुरी तरह से बेच रहे हैं या उनका स्टॉक छुपा के अपने पास रख रहे हैं। तो ये इसे क्या कहेंगे? यूपी में कोरोना है या नहीं है नेहा जी, सवाल ये था मेरा। मैंने तो आपको बोला है कोरोना है, तभी तो इतना बुरा हाल है कि लोगों ने हर चीज को काला बाजारी, मौत को भी काला बाजारी बना लिया है। हम तो कह ही रहे हैं कि काला बाजारी रोकने का काम किसका है? पूरी अपने काम कर रही है। काला बाजारी रोकने का काम किसका है? लगाम लग सके उन लोगों पर जो इस वक्त भी सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, जिस वक्त देश को चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें रोकने का काम किसका है? उनके रोकने का काम भी सरकार का है, और सरकार उस पर सरकार का है। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। सारा काम सरकार का, काला बाजारी रोकने का काम सरकार का, कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार विफल रही है, लोग इसमें आखिर क्या करें? धर्मेंद्र जी, क्या सरकार फल फ्रूट वालों को भी पकड़े कि 40 रुपए किलो की चीज आप 150-200 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? नहीं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे। सरकार कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाई, सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहे और ये कह दे कि कालाबाजारी कर रहे हैं लोग, अपना अपना खुद देख लें। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है नेहा जी, जवाब ले लेते हैं, प्लीज नेहा जी जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी विपक्ष में है, अखिलेश यादव ने भी आज सवाल उठाए कि इतने तो लोग कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, उनकी मृत्यु बद इंतजामी से हो रही है जो सरकार ने की है। धर्मेंद्र जी, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही पल्लवी जी कि जितना जो है कोरोना से नहीं हो रही, उससे ज्यादा मौतें बद इंतजामी से हो रही है। उसका कारण क्या है? इनको समय से, जब इनको, जैसे पहली बात तो विनोद, इनको शालिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बड़ी ईमानदारी से, साफगोई से इन्होंने स्वीकार किया कि बद इंतजामी है, सरकार की कमी है। अब सरकार की कमी है, ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन न प्रोवाइड करा पाने में कमी नहीं है, सारी अव्यवस्था कुव्यवस्था, जो चाहे महंगाई से लेकर के अस्पताल के बेड तक की बात हो, सबकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। क्यों बनती है?
जब आप चुनी हुई सरकार है, 1 साल पहले कोरोना आ गया था और महाराष्ट्र के अंदर जब दूसरी वेव आई, पूरा हल्ला मच गया टीवी मीडिया में, तो आप केवल महाराष्ट्र को कोसते रह गए। उस समय भी आपको मौका था, तैयारी कर लेते कि अगर भयावह स्थिति होती है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बजाय ये कितना निर्लज्जता पूर्वक ये बंगाल को जीतने के लिए पूरे देश को इन्होंने दांव पर लगा दिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव कराने हैं विधानसभा के पहले, इसलिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में किस तरह से जो है अराजकता पैदा हुई, किस तरह से भीड़ रही, कोई कोविड नियम फॉलो नहीं हुआ और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि लॉकडाउन लगा दीजिए, संभव हो तो टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन बिल्कुल निर्दयता पूर्वक जनता मरे तो मरे, इनको उससे मतलब नहीं, इनको सिर्फ कब्जा करना है, पंचायतों को कब्जा करना है, बंगाल को कब्जा करना है। बंगाल क्या हाल हुआ, पंचायतों को भी रिजल्ट आए जो हर भारतीय जनता पार्टी का है, ज्यादातर पंचायतें जो सत्ता में रहती है वो जीतती हैं, लेकिन इस बार जनता ने इनको आईना दिखाया। अब दूसरी बात पर आते हैं, बदइंतजामी की बात। जब इनको उसके बाद भी जब इनको तेजी लानी चाहिए थी कि हमको नए हॉस्पिटल बनाने हैं, स्टेडियम को बदल देना, इससे ज्यादा तेजी जब कुछ 100 लोग कोविड से पीड़ित थे पहली वेव में, तब इन्होंने गांव में कहा कि जो है पंचायत भवनों पे तमाम बन गए थे हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूलों का अपग्रेड कर लिया गया था क्षेत्र में नए पंचायत स्तर पे। वो पिछली बार हम लोगों ने भी राय दिया था और इस बात को कहा था कि अगर गाँव में कोरोना आ गया तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। उसको चेतने के बजाय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज लिखा भी है, ट्वीट भी किया है कि किस तरह से गांव की स्थिति है, ना कोई दवा है, एंटीबायोटिक्स खत्म है, ऑक्सीजन की तो बात जाने दीजिए, सर्दी जुकाम की दवा गांव में मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध नहीं। कोरोना अब गांव में पहुंच चुका है नेहा जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी जोरों पर है। उससे पहले धर्मेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया, आपने कहा कि सरकार जो है, केंद्र जो है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ चुनावों को जीतने की ही कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार की जो जनता है उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पंचायत चुनाव में आप लोगों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे ना? हाँ, बिल्कुल समर्थन कह देते नहीं उतारेंगे हम, पंचायत चुनाव का समर्थन नहीं करेंगे हम, एक भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे हम, कोरोना को हराना है इसलिए पंचायत चुनाव रुकने चाहिए। आप लोगों की तरफ से कुछ किया गया इस चीज को लेकर के? अगर जितनी जवाबदेही बीजेपी की बन रही है इस पूरे मामले पर, उतनी जवाबदेही विपक्ष की नहीं बनती। आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, मुखर चेहरा निकल के विपक्ष का सामने नहीं आना चाहिए धर्मेंद्र जी। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपकी बात जवाब दूंगा, हमारी बात सुन लें। जिस तरह से विपक्ष का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, सरकार को समय समय पर चेताए और अपनी राय से अवगत कराए, हम हमेशा अवगत कराए, लेकिन ये अहंकारी सत्ता या फिर जनता को बरगलाए, जनता को ये बताए विपक्ष कि देखिए हमने ये कहा था, सरकार ने नहीं माना, अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना। नेहा जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, इन लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि ये पंचायतों के चुनाव की बात नहीं है, आप इनका पीछे सिर्फ 15 दिन 1 महीना पीछे जाके देख लीजिए। अखिलेश यादव और इनकी पूरी टीम जा के किसानों की रैलियों में बैठ रहे थे, किसानों को भी समर्थन कर रहे थे। क्या वहां से कोई कोरोना नहीं फैला? अगर जिम्मेदार सरकार को ठहराया जाता तो विपक्ष भी उतनी जिम्मेदार है, किसान रैलियां भी उतनी जिम्मेदार हैं। ये जो महापंचायतें होती थी जो कांग्रेस के द्वारा या सपा बसपा के द्वारा की जाती थी, ये भी उतनी जिम्मेदार है। तो सिर्फ अपनी एक उंगली सिर्फ सरकार की तरफ उठा देने से जिम्मेवारी इनकी खत्म नहीं हो जाती। इन लोगों को बार बार कहा गया प्रोटोकॉल को अपनाइए, आप इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं मत कीजिए, पर इन्होंने भी की। और उसके बाद ये सरकार को कोसते रहे कि सरकार क्यों ये इलेक्शन, अब पंचायत तो बाद में आई है, पंचायत के इलेक्शन, उससे पहले जो ये किसानों के साथ रैलियों में जा रहे थे, जो ये किसानों को समर्थन दे रहे थे, उनकी महापंचायतें कर रहे थे, उसपे ये कोई टिप्पणी नहीं देंगे, उसपे कोई नजर नहीं वो करेंगे कि इनकी भी बहुत बड़ी गलती रही है कोरोना को फैलाने में। दूसरा मैं ये कहूंगी कि सरकार आज पूरी कोशिश में है, ऑक्सीजन के 5 प्लांट जो नए हैं, नए पहले भी 5 थे, 5 धर्मेंद्र जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी कि विपक्ष की कितनी भूमिका रही है कोरोना फैलाने में, लेकिन नेहा जी इससे पहले मैंने जब धर्मेंद्र जी से सवाल किया था, मैंने कहा था मैं आपसे पूछूंगी कि गांवों में संक्रमण फैल गया है, यह आरोप लगाया है विपक्ष ने आप पर। नेहा जी शांति के साथ सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया गांव में संक्रमण फैल गया, मैंने कहा था अभी जवाब लूंगी धर्मेंद्र जी से, सवाल का जवाब लेने के बाद जवाब दीजिए। अब सरकार को क्या याद आया? आपको नहीं लगता देरी हो गई है? गांव में संक्रमण फैल चुका है एक तरीके से अगर देखा जाए, अब सरकार को याद आया कि टेस्टिंग करानी चाहिए गांव में भी। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है सरकार पर कि टेस्टिंग पूरी नहीं हुई गांव में, संक्रमण फैल गया गांव में। मैं उसका जवाब देती हूँ। देखिए, जितने भी
दूसरे शहरों से लोग, जैसे जैसे लॉकडाउन दिल्ली में हुआ तो सारे लोग जो दिल्ली यूपी से आए होते हैं दिल्ली में काम करने, वो सब चले गए। अब यहाँ से गए, महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से लॉकडाउन है। वहां से भी जो लोग काम करते हैं, यूपी के लोग जो जाके वहां काम करते हैं, वो लोग भी सीधा वहां पहुंच गए। तो संक्रमण जो है वो दिल्ली और मुंबई से यहाँ फैला कि लोग जो यहाँ थे वो सीधा गांव में की तरफ गए, जबकि उनको सबको कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि चाहे आप बसों से आ रहे हो, चाहे आप ट्रेनों से आ रहे हो, चाहे आप ट्रकों से आ रहे हो, पर अपना टेस्ट जरूर कराइए। सरकार की तरफ से टेस्ट, RT-PCR टेस्ट बिल्कुल फ्री है। कुछ लोगों ने कराया भी, हम मानते हैं बहुत सारे लोगों के टेस्ट हुए, लेकिन कुछ बीच में जो ऐसे निकल गए जिनको लगा कि क्या पता लगेगा, क्या हमारे ऊपर नजर है, क्या दिख रहा है, उन लोगों की वजह से संक्रमण फैला है। तो जिम्मेदार जो है सरकार भी, अगर जिम्मेदार है संक्रमण फैलाने में, अगर लोग उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, लोग खुद जिम्मेदार नहीं है। सरकार एक एक के ऊपर जाके बार बार बोल रही है ना सरकार कि आप अपना टेस्ट करा के उसके बाद अपने घर जाइए, लेकिन जिन लोगों को शर्म नहीं आती, जो सोचते हैं नहीं हमको तो हो ही नहीं सकता, हम तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए, हमको तो कोरोना हो ही नहीं सकता, वही लोग हैं जो निकले हैं बिना टेस्ट कराए और उन्होंने जाके ये संक्रमण फैलाया है। तो आज जो मैं इंसान जो है वो भी 377 नेहा जी, 377 शिक्षक और शिक्षाकर्मी जो थे जिनकी ड्यूटी आप लोगों ने पंचायत चुनाव में लगा दी, उन लोगों ने 377 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो उनकी जान गई उसका जिम्मेदार कौन है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं प्रवासी मजदूरों पर जो दूसरे प्रदेशों से और अपने घर वापस आ रहे हैं ये कह के कि वहां पे लॉकडाउन लग रहा है, हमें शायद लास्ट ईयर जैसी स्थिति ना हो जाए कि भूखे मरने लगे हम लोग, इस वजह से पहले ही वो अपने घर जा रहे हैं। 377 फिर मौतों का जिम्मेदार कौन है? जी पल्लवी जी मैं बताती हूँ, आप बताइए। हमने ड्राइव शुरू करी, प्रधानमंत्री जी ने बार बार सबसे अपील करी कि इंजेक्शन लगवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए। इनके अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसको लगाने से आप नपुंसक हो जाएंगे। अब आप बताइए, विपक्ष बिल्कुल गलत बात। 377 लोगों का 377 मौत का जिम्मेदार कौन है पहले ये बताइए आप। डर था, आज लोग वैक्सीनेशन चाहते हैं, लेकिन 1-1.5 महीना पहले इन्हीं के नेता ने ये बयानबाजी की थी, वैक्सीनेशन मत करवाओ आप नपुंसक हो जाओगे, पहले अपनी बात वापस लीजिए, हमारे किसी नेता ने ये सब नहीं कहा मत लगवाओ। तो आप बताइए, ऐसी बातें तो इन लोगों ने फैलाई हैं और आज ये बात करते हैं कि हम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता वैक्सीन लगा करके बच गए क्या कोविड से? सबसे बड़ा हाथ है, वैक्सीनेशन आज सबकी हुई होती काफी हद तक लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन 377 जो शिक्षा मित्र हैं, 377 शिक्षा मित्र जिनकी ड्यूटी आप लोगों ने पंचायत चुनाव में लगा दी, जो कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए, अपनी जान उन्होंने गंवा दी, उनकी जान बचाई जा सकती थी। पल्लवी जी केवल नेहा जी मित्र नहीं, 1 मिनट धर्मेंद्र जी बस आपके पास आ रही हूँ क्योंकि विपक्ष की कितनी भूमिका है मैं अभी आपसे जवाब लूंगी इस पर। नेहा जी जवाब दीजिए। जी दोबारा पूछिए, मैंने सुना। 377 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि विपक्ष ने बरगलाया जिसकी वजह से वैक्सीनेशन संपूर्ण तरीके से हो नहीं पाया, कारगर जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया, लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई जिसकी वजह से लोगों की जानें गई, 377 लोग जो हैं जो शिक्षा मित्र हैं उनकी जानें बचाई जा सकती थी ना, इसका मतलब जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई, जिनको कोरोना हो गया, जिन्होंने जान गंवा दी कोरोना से, तरफ से कि ये कोरोना वैक्सीन जो है इससे नपुंसक आप हो जाओगे लगा के, गुमराही तो होता है कि लोगों के मन में डर था कि अगर लगवाएंगे, गुमराह होके थोड़ी ना गए थे पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के लिए। आप सवाल समझ रही नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि 377 जाने बचाई जा सकती थी, 377 जाने नेहा जी बचाई जा सकती थी या नहीं बचाई जा सकती थी? जिंदगियां बचाई जा सकती थी। वैक्सीन का तो मुद्दा ही नहीं है, मैं पूछ ही नहीं रही हूँ वो सवाल। मेरा सवाल यह है कि 377 जाने बचाई जा सकती थी शिक्षा मित्रों की। वैक्सीन भी जानकारी नहीं, पंचायत भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप ये कह रही हैं कि वैक्सीन मुद्दा है तो पंचायत भी बहुत बड़ा मुद्दा है, पंचायत चुनाव मुद्दा है। 377 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जवाबदेही बनती है सरकार की, विपक्ष पर सारा ठीकरा आप नहीं फोड़ सकते हैं। धर्मेंद्र जी अब आप जवाब दीजिए, कितनी भूमिका है आखिर कोरोना वायरस को फैलाने में विपक्ष की? लेकिन विपक्ष आरोप क्योंकि आप पर लग रहा है, विपक्ष पार्टियां कहती हैं आप जब इतना सारा वैक्सीनेशन पे गुमराह लोगों को कर सकते हो तो आप इसमें भी कह देते कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए,
तो सरकार इस पे भी नजर धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। कितनी भूमिका है विपक्ष की? बात नहीं कही गई। कितनी भूमिका है विपक्ष की? नेहा दी प्लीज सुन लीजिए। देखिए, नंबर एक बात, जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रही हैं, आपको पास कोई आंकड़ा नहीं होगा किसान आंदोलन से कोई कोरोना फैला। किसान आंदोलन एक डिफरेंट मुद्दा था। जब कोरोना आया और दोनों सरकारों को एक्टिव होकर के, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को एक्टिव होकर के बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो बेड और ऑक्सीजन करने के बजाय ये और इनके सारे नेता चुनाव प्रचार मत में मेरा कहना है। दूसरी बात पंचायत चुनाव की बात है, तो उससे कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा करती है तो हो जाता है। कमाल की बात है, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती ना कि आप बोलती रहे। सुन भी लीजिए, आप काफी बोलती हैं। सुनाइए ना, सुनाइए, सही बात सुनाइए, सुनूंगी। सुन लीजिए। दूसरी जो है, जब उत्तर प्रदेश को और देश को जो है बेड अस्पताल की चिंता करनी चाहिए थी, तो चुनाव में सिर्फ मेरा ये कहना है। पंचायत चुनाव की जहां तक बात है, पंचायत चुनाव में जब चुनाव कराने का फैसला लिया गया, उसी समय में सेकेंड वेव आ गई। जब सेकेंड वेव आ गई तो सबने कहा, विपक्ष के हर नेता ने राय दिया कि जो है चुनाव टाल दिया जाए, कोई ऐसी आफत नहीं है, समितियां हैं जिनके माध्यम जैसे काम चल रहा है चले। लेकिन इस सरकार को इतनी जल्दी थी कि ये किसी भी लाशों की राजनीति पर ये चुनाव कराना उचित समझे। काउंटिंग में देख लीजिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये मैंने तैयारी किया है। सैकड़ों आपको सोशल मीडिया पे फोटोज आई होगी, सुप्रीम कोर्ट को और मुख्यमंत्री टैग करके हर जगह के लोगों ने फोटो भेजा कि जिस तरह से हजारों लोग मतदान केंद्रों के बाहर भीड़, एक तरह से पूरा कोई कोविड का नियम नहीं, पूरी तरह से गए। और उसका परिणाम आज के डेट में है कि पहले तो प्रचार के माध्यम से और फिर अब गिनती के माध्यम से गांव की स्थिति है 40%, 50% लोगों को कोविड हो चुका है। खांसी बुखार से पीड़ित है। जांच और टेस्ट की क्या बात है, 28 तारीख का ये देख लीजिए, आप खुद अपने स्क्रीन पर देखिए, 28 तारीख का सैंपल लिया गया है। वैसे तो वर्तमान में सैंपल भी नहीं लिया जा रहा है और आज तक रिजल्ट नहीं आया। कितने दिन हो गया? इस तरह से कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं। कोरोना कंट्रोल इनको अधिकतम जांच करके, अधिकतम अस्पतालों की व्यवस्था करके, ऑक्सीजन की व्यवस्था करके, दवाओं की व्यवस्था करके करने के बजाय केवल जांच रोक करके, मौतों का आंकड़ा छुपा करके, शमशान घाट को ढक करके, ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े छुपा करके लोगों को जिंदगी बचाने का दम भर रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। जो ये गलती करनी है इसको स्वीकार करें। आज अगर काला बाजारी, अराजकता है, महंगी रेमडेसिविर बिक रहे हैं, महंगी इक्विपमेंट्स बिक रहे हैं, महंगी दवाएं बिक रही हैं, महंगी फल बिक रहे हैं, तो इसका सारा जिम्मेदार सरकार है। दूसरा कौन है? इनको अगर समय से प्लानिंग के तहत काम करते, अच्छे से रहते, अगर जनता में इनके सुशासन का खौफ होता तो कोई गलत बेच ही ना पाता, न कोई कालाबाजारी कर पाता, न ज्यादा दाम पे बेच पाता। अलबत्ता जब इन्हीं के लोग, इनके नेता व्यस्त हैं कालाबाजारी कराने में, आप बताइए, जो दवा हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर पे नहीं उपलब्ध है, इनके नेता को टैग करिए मिल जा रही है, तो स्वाभाविक है कालाबाजारी होगी। इसमें भी राजनीति हो रही है। जवाब दीजिए। हमारे नेता को फोन करो तो मिल जाती है। कमाल की बात, आप यहाँ टेलीविजन पे बैठ के झूठी बातें फैला रहे हैं। चीजों की कालाबाजारी हुई है, बहुत लोगों को पकड़ा भी है सरकार ने, जेल भी करी है और कईयों की लाइसेंस रद्द भी करे, और सरकार ने ये कदम भी उठाया है कि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर के ईमानदारी से सरकार फेल हो गई है। किसी भी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक रूप से। कटिंग करने के काम में, बिल्डर के कामों में, जो मशीनरी कंज्यूम कामों में यूज होती है, उसपे भी सरकार ने 1 महीने का बैन लगा दिया है। खुद ही आपको एम्बुलेंस व्यवस्था करने, साइकिल पर जिस तरह से एक बुजुर्ग अपनी पत्नी की लाश लेकर के टहला, सबसे दूर मरना चाहिए हुक्मरानों को। ऑक्सीजन की कमी इस वक्त इतनी है कि बाहर से भी इम्पोर्ट की जा रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है, हर जगह से, क्योंकि सबको ही तकरीबन लोगों की ये हालत है कि उनको कोरोना होता है। जब कृषि सुखाने, जब चिड़िया खेत चुप गई, तो अब आप हल्ला करके क्या फायदा? कितनी मौतें हो गई, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से मरने वाली कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा है, जिम्मेदारी होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर 302 मुकदमा चलना चाहिए। बहुत सारे इलाज है, दवाइयां है, मेरे को 10 दिन से है, आज 12वां दिन है। मुझे घर पे ही मैंने अपना इलाज डॉक्टर से पूछ के, ऑनलाइन डॉक्टर से यही तो मैं कह रहा हूँ, आप यही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, ये वाली दवाइयां भी ली, प्रधानमंत्री जी को कि भैया आप लोग जो है तमाम दवाएं गिलो है, तमाम बाबा रामदेव जी ने बताया है, और तमाम लोग आयुर्वेद में आप खाते रहिए और मेरे पास कोई इंतजाम नहीं, घर पर ही रहिए। जिस तरह होम आइसोलेशन में इतना दम भरते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर लाश सड़ गई, पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई, इन्होंने कह रहे होम आइसोलेशन में मैं निगरानी करता हूँ। कितनी शर्मनाक बात है
है। ये बात पैनिक मत कीजिए, कोरोना से गुजरिए और घबराइए मत। ये सोचिए ये भी एक फ्लू है, जैसे और फ्लू आते हैं और जल्दी चला जाएगा। आपकी ताकत ही आपको बचाएगी। ठीक है नेहा जी, ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं की गई है? लोग एक एक सांस के लिए भटक रहे हैं, सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार देखिए और प्लांट लगा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता नहीं ऑक्सीजन भरपूर है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए और प्लांट लगाए जा रहे हैं 2 दिन में बनके, और हर प्लांट को बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो जो पहले बने प्लांट वो भी सारी खपत होती जा रही है, क्योंकि लोगों को इसकी बहुत जरूरत इस वक्त है, इस वजह से कमी हो रही है। और प्लांट 5 प्लांट पहले लगे हैं, पिछले हफ्ते लगे हैं, 10 प्लांट जो है वो अभी इस हफ्ते लगाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए। 3 दिन में वो तैयार हो जाएंगे, और मुझे लगता है वो 5 भी काफी नहीं होंगे, शायद और 15-20 प्लांट इकट्ठे मुख्यमंत्री जी को लगा देने चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। उत्तर प्रदेश में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा, सूबे के मुखिया के द्वारा कहा गया है कि गांवों में भी संक्रमण क्योंकि फैल चुका है, इस वजह से लोगों का टेस्ट किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी खांसी जुकाम लोगों में पाया जाता है तो उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा घर में ही, और अगर घर में उनके इतनी जगह नहीं है तो उनका इंतजाम सरकार करेगी। किस तरीके का इंतजाम? जी, उनको अफकोर्स है कि स्कूल्स को या कुछ भी जैसे बड़े बड़े सरकारी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो या एमसीडी के स्कूल हो, छोटे स्कूल हो, जो भी हो गए, सरकार ने लिस्ट बनाई पर बेड की व्यवस्था क्या करेगी। सूबे की सरकार की तरफ से लिस्ट बनाई गई? क्या लिस्ट बनाई गई कि अगर इस गांव से इतने संक्रमित मरीज मिलते हैं तो उनको इस जगह पे रखा जाएगा? क्या लिस्ट बनाई गई? बस धर्मेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। जी, सरकार की तरफ से लिस्ट बनाई जा रही है, सारे गांव में जाके सर्वेक्षण किया जा रहा है। एक टीम गठित कर दी गई है, कोरोना की टीम, जो जाके गांव में सर्वेक्षण कर रही है कि कहाँ कोई भी मरीज है, जहां को वो मरीज मिलता है, कोई 1 है या 2 है, उनको होम आइसोलेशन की अगर जरूरत है तो होम आइसोलेशन किया जा रहा है, नहीं तो उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। व्यवस्था की जा रही है कि कोई प्राइमरी स्कूल हो या कोई भी जो गाँव में छोटे मोटे स्कूल होते हैं, उन्हीं को कोविड सेंटर बना के उनकी वहां देखभाल की जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लिस्ट कितने लोगों की बनाई गई है? कितने, आप अगर कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल जो इस प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनको इन सेंटर्स में बदला जाएगा, लिस्ट बनी होगी सरकार की तरफ से? उसके बाद ही इस तरीके का बयान सूबे के मुखिया की तरफ से सामने आया, क्योंकि टेस्टिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद गांव में संक्रमण फैल चुका है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लिस्ट बनाई हो गई, उसके बाद ही ना टेस्ट की शुरुआत होगी। आप बताइए मुझे कितने उसकी लिस्ट बनाई गई है, कितने संस्थानों को उसमें शामिल किया गया है? बन रही है, और देखने के बाद ही कि कुछ लोग संक्रमित हुए, इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं। अब सिर्फ प्राथमिकता ये है कि कैसे गांव में कोरोना ना फैले, उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करा के और ज्यादा से ज्यादा वहां पर वैक्सीनेशन करवा के। तो पहली प्राथमिकता यही है कि गांव में वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो लोग ऐसे संक्रमित पाए जाते हैं, चाहे मामूली खांसी जुकाम जो आजकल सीजनल भी चल रहा है, तो भी दवाई उनको लिस्ट नेहा जी 5 दिन या 3 दिन मैंने आपसे लिस्ट पूछी है, किया जाएगा। लिस्ट पूछी है, कितने कोविड सेंटर्स की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, ये तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, ये बहुत जल्दी आज या कल में शायद सरकार ये आपको जानकारी दे देगा। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। अब जानकारी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या ये सरकार की तरफ से बयानबाजियां हैं आनन फानन में, जिनका जिक्र कर दिया गया सूबे के मुखिया की तरफ से कि हाँ ठीक है, उन्होंने देखा गांव में संक्रमण फैल रहा है, चलिए ठीक है गांव में टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन उन्हें रखने की व्यवस्था आखिर कहाँ की जाएगी अगर संक्रमित मरीज मिलते हैं तो? धर्मेंद्र जी। हाँ पल्लवी जी, पहली बात तो इनके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी सो कर उठते हैं, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, अचानक बयान दे देते हैं कि ये हो गया, कभी परीक्षण नहीं करते। इन्होंने कौन सी टीम 11 टीम 9 बनाई है, जिम्मेदारी बांटी, ईमानदारी की स्थिति है कि कहीं भी कोई टेस्ट इस समय नहीं हो रहा है, और मौखिक रूप से रोक लगा दी गई है कि हमें आंकड़े कम दिखाने, इसलिए टेस्ट न किए जाए। मैंने आपको दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, वहां पर नहीं ऐसा हो रहा। दूसरी बात प्लीज सुन ले, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, एक लाइन के अंदर, किया तो तबाह दिल्ली में भी बहुत, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। जो स्थिति कोविड में है, आपदा में अवसर, किस तरह से
पिछली बार में इक्विपमेंट महंगे करके सरकार ने खरीदे, कई जगह की जांच भी चली, किसी जांच में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 800-900 के ऑक्सीमीटर 3,000 3,500 में खरीदा, गवर्नमेंट ने खरीदा। जो कालाबाजारी की बात बता रहे हैं उसका मूल कारण यही कि गवर्नमेंट और उनके अधिकारी मिलकर के खरीदे, आपदा में अवसर खोजते रहे। किस तरह से खाना बनवाने में भ्रष्टाचार हुआ, कहीं पंचायतों पे खाना ग्राम पंचायतों ने बनाया, पैसा इनके अधिकारी खा गए, कहीं कुछ नहीं आया। ओवरऑल उसके बाद भी 1 साल का मौका मिला था, इनको चिन्हित करके रखना चाहिए था। अगर ऐसी भयावह स्थिति आएगी तो हमको किन स्कूलों को, किन सरकारी बिल्डिंगों को, किन व्यवस्थाओं के साथ, केवल बिल्डिंग खोल देने से, इसका ताला खोल दिए कोविड सेंटर बन गया नहीं हो जाएगा। वहां मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहां साफ पानी की, साफ बिस्तर की, बिजली की, पंखे की, ऑक्सीजन की, इमरजेंसी के लिए कंसंट्रेटर या जो है ऑक्सीजन मशीन, सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं खुल जाएगा। वहां पे एक छोटा मोटा ही डॉक्टर जो दवाएं दे सके, बुखार की, खांसी की, जुकाम की, जो भी रखना है ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, कुछ है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव पे आप जो भयावह स्थिति है, जिनको सरकार अपने आंकड़े में झोला छाप डॉक्टर कहती है, वही गांव में आज भगवान है। गांव में अगर कुछ आंकड़े रुके हुए हैं, कुछ लोग जीवित बचे हुए हैं सर्दी जुकाम बुखार कोविड के प्रकोप से, तो गांव का वो जो झोला छाप डॉक्टर है उसकी दवा से बचे हुए हैं। ठीक है, नेहा जी जवाब देना चाहती है। नेहा जी जवाब दीजिए। नेहा जी, पल्लवी इनके जी, पास विचार करके डीआरडीओ के हॉस्पिटल में 900 बेड का हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स के साथ तैयार किया गया, शायद इनको नहीं पता। सेना और 1700 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रही है, शायद इनको ये भी नहीं पता, वेंटिलेटर्स के साथ और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। दूसरा जो ये बात बोल रहे हैं कि गांव में कुछ भी व्यवस्था नहीं करी जा रही, अगर गांव में कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही होती तो मुख्यमंत्री जी खुद ये बयानबाजी नहीं करते, मीडिया यही समस्या है। आपके मुख्यमंत्री जी हमारे 2-4 दिन बाद तो टीम गठित होती तब कुछ किया जाता। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसका मतलब यही है कि जो टीम है वो अपना काम शुरू कर चुकी है, और ये डीआरडीओ का हॉस्पिटल जो है ये तो बन के कब का फंक्शनल भी हो चुका है, और सेना को भी इसमें हेल्प के लिए लगाया गया है। सेना से भी कहा गया है कि क्योंकि उनकी काम करने की क्षमता जो है वो सभी जानते हैं कि यही तो मैं कह रहा हूं, सरकार फेल हो चुकी है, में भी वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, इसलिए सेना से भी मदद मांगी जाए। और क्या बुरा है, हमारी सेना है पूरे देश की सेना है, अगर देश की सेना देश के काम आ रही है तो इसमें धर्मेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए, कम से कम जानकारी तो सामने निकल के आ पाए ना कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन उसकी तैयारियां क्या की गई है। धर्मेंद्र जी शांति के साथ प्लीज जवाब लेने दीजिए। लोग एडमिशन के लिए बाहर भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो घर बैठ के लोगों की जान बचाए। हेल्पलाइन नंबर है जो मेरे ख्याल से यूपी सरकार ने भी जारी किया होगा, तो ये हेल्पलाइन नंबर में आप डॉक्टर से परामर्श लेके घर पे आपको दवाई दी जाएगी, डॉक्टर्स घर आपको दवाई भेजेंगे, यूपी सरकार आपको घर पे दवाई भेजेगी। मैडम घर की स्थिति है, 3 लोग घर में होम आइसोलेशन में, सरकार के आंकड़े में होम आइसोलेशन में है और वो मर जाते हैं, और मरने के बाद उनकी लाश बदबू करने लगती है। देखिए प्लीज धर्मेंद्र जी, ऐसे दोनों लोग बोलेंगे तो मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। दोनों लोग बोलेंगे तो अर्थ जो है उसका अनर्थ बन जाएगा, एक एक करके बोलेंगे तो तर्कों के साथ चीजें बाहर आ सकेंगी। नेहा जी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र जी बस आपके पास में आ रही हूँ, देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। नेहा जी बात पूरी करिए। यही कहूंगी कि सरकार जो है एक हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां से जिनको हल्के खांसी जुकाम लग रहा है कि हाँ खांसी जुकाम है या बुखार भी हो रहा है, वो परामर्श करके डॉक्टर से, वहां अच्छे डॉक्टर्स, आपको शायद पता होगा कि सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से फाइनल ईयर के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एमबीबीएस होने जा रहे हैं, उन सभी की ड्यूटी लगा दी गई है कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप भी कोविड में हमारी हेल्प कीजिए, और उनको फिर सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। नेहा जी, गांवों से अगर संक्रमित मरीज मिलते हैं, मौसम भी बदल रहा है, नेहा जी ये तो आप समझती हैं, खांसी जुकाम होना इस वक्त आम बात हो चली है। अगर गांवों से संक्रमण निकलता है, अगर जैसा कि सूबे के मुखिया ने कहा कि अगर आम खांसी जुकाम या हल्का सा बुखार भी होगा तब भी उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। कितने स्वास्थ्य कर्मियों को इसलिए रखा गया है कि वो इन लोगों की देखभाल कर सकेंगे, इन लोगों का इलाज कर सकेंगे, इसके साथ साथ कितने बेड्स की व्यवस्था
सरकार की तरफ से की गई है सुरक्षा के लिहाज से? कि चलिए ठीक है, मान लीजिए 10 ही की गई होगी, बट कुछ तो लिस्ट बनी होगी। जी जी जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के हैं उनसे रिक्वेस्ट करके सरकार ने उन्हें कहा है 100 दिन तक उन्हें कोविड की हेल्प करेंगे। मतलब कोविड पेशेंट की गांव में जाके उनकी ड्यूटी लगाई गई है, शहरों में भी और गाँव में भी। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को ये कहा गया 100 दिन के बाद उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, साथ साथ सरकारी नौकरी में भी उनको रखा जाएगा, सरकारी डॉक्टर भी बना दिया जाएगा। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं आगे, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर भी करा है और बहुतों की हमने खुद ही सरकार की तरफ से ड्यूटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की लगाई गई है कि वो कोविड में हेल्प कर सके। और हर गांव में मैं आपको जैसे बता ही रही हूँ, DRDO जैसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो 800 बेड के कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो 3 या 4 दिन में मैक्सिमम बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, कहीं इसको लेने में देरी तो नहीं हो गई है? बिल्कुल मेरा यही कहना है, अभी भी मौका बहुत तो देर हो चुकी है, अब भी लेकिन मौका है कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करें। बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां मूलभूत सुविधाओं, केवल मुंह से कह देने से नहीं होगा, बयान दे दिया हो जाएगा, वहां तैयार करना शुरू करेंगे। तो जिस तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर काम होता है, जो 2 दिन का काम है 20 दिन लगता है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तैयार करने में लग जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको न्याय पंचायत स्तर पे कोविड हॉस्पिटल बना देने चाहिए। ट्रेनी डॉक्टरों को मैं तो कहूंगा, छोला छाप डॉक्टरों को भी 4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग दे दें, किस तरह सिम्टम में कौन सी दवा देनी उनकी। वहाँ पंचायत चुनाव में भारी संख्या में सपा को जीत हासिल हुई है, भरपूर मोहब्बत मिली है। अगर मैं कहूँ जनता की तरफ से सपा को, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। विपक्ष कितनी मदद करेगा सरकार? पूरी तरह विपक्ष ने, देखिए विपक्ष एज ए कंस्ट्रक्टिव रोल विपक्ष के जो होता है, हमारे नेता ने पहले दिन से इनको चेताया कि हम सब लोग तैयार हैं, आप पंचायत चुनाव टाल दीजिए, रैलियां बंद करा दीजिए, बंगाल जाना बंद कर दीजिए। देखिए धर्मेंद्र जी, अगर आपने दोबारा से ये कहा कि हम बिल्कुल तैयार थे कि अब पंचायत चुनाव टाल दीजिए, तो मेरा सवाल फिर से वही होगा कि आप लोगों ने ये तरीका अपनाया कि ठीक है तुम डाल हम पात, तुम पंचायत चुनाव अगर करवाओगे तो हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे पंचायत चुनाव में। अगर केंद्र ने पंचायत चुनाव कराया तो आप लोगों ने भी उतार दिए, आप लोगों ने भी उस चीज का फायदा उठाया। तो अभी दोबारा से ये मत बोलिएगा कि पंचायत चुनाव सरकार ने कराए, हम मना कर रहे थे। अगर वो चले तो उनके पीछे पीछे आप भी चल दिए। पीछे नहीं, हमारी बात सुनिए, अगर सरकार आमादा थी चुनाव कराने पर और हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, तो हम क्या कहेंगे, नहीं बहिष्कार कर दो। हमने केवल उनको कह दिया कि फला क्षेत्रों में हमारे फला कैंडिडेट का आप विपक्ष का मुखर चेहरा सामने निकलकर नहीं आना चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि हम चुनाव कराएंगे तो विपक्ष कह दे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ बयान ही दे सकते हैं ना, हम तो सिर्फ ट्विटर पर ज्ञान दे सकते हैं जाकर के कि आप पंचायत चुनाव मत कराइए। ट्विटर पर ज्ञान नहीं, बस ये गूंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार ही नहीं है। ये कभी भी आल पार्टी मीटिंग इन्होंने किया इतनी बड़ी त्रासदी में? ठीक है, लगता ये केवल झूठ बोल करके धर्मेंद्र जी सुनिए मेरा सवाल, उसके बाद नेहा जी आपके पास। गांव की स्थिति ये है कि लोग मर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, विपक्ष का मुखर चेहरा क्या सामने निकलकर नहीं आना चाहिए ऐसी स्थिति में, जब देश की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? विपक्ष की भूमिका सामने निकलकर क्यों नहीं आती है? हो गए थे, क्वारंटाइन है, सरकार के जो भी गाइडलाइंस है कोरोना गाइडलाइंस के तहत वो अपने घर पर है। उन्होंने हर समय पर जब जहां जरूरत है सरकार को चिताया और सरकार को मन बड़ा करके विपक्ष के नेताओं को बात सुन करके, इनको राय लेकर के, बात को मान करके अगर टाल देते या जो भी हो गया आगे भी राय ले, आल पार्टी मीटिंग कर ले और कैसे निपट सकते हैं ये स्वीकार तो करें हम नहीं कर पा रहे सबको बुला करके। लेकिन ये दम्भी है, तो मैं बता रहा हूं कि अब मुझे नहीं कहना चाहिए इतने कड़े शब्दों में कि, लेकिन ये सत्य से सीखना नहीं चाहते हैं, ये झूठ की दीवार खड़ी करके, झूठ का आवरण खड़ा करके सत्य को दबाना चाहते हैं। ठीक है नेहा जी, जिस तरह से जनता मर रही है, धर्मेंद्र जी, अगर सरकार बोलेगी हमसे हो ही नहीं पा रहा है, उसके बाद आएगा विपक्ष, वो कहेगा ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा, अब हम करेंगे आकर के। मेरा सवाल ये था विपक्ष का मुखर चेहरा सामने निकलकर क्यों नहीं आता? विपक्ष क्यों नहीं कहता है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ है, कम से कम जनता की भलाई के लिए? अरे भैया इस टाइम कम से कम अभी तो राजनीति छोड़ दीजिए, सभी राजनीतिक पार्टियां कम से कम लोगों की भलाई के लिए, लोग जिंदा रहेंगे तभी आप लोगों को वोट मिलेंगे, तभी आप लोग सत्ता में बने रहेंगे।
सरकार नेहा जी जवाब दीजिए। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी ठीक है। कोविड की वैक्सीन लोगों को नहीं लगने दी, इन्हीं के मुखिया ने कहा कि नपुंसक हो जाओगे, दुनिया मत लगवाओ, यूपी वाले मत लगवाएं, यूपी वाले बहुत समझदार है, इसमें ये लोग फ्लॉप हुए। दूसरा इलेक्शन की बात करते हैं, केंद्र सरकार को पंचायत को इन्हीं को जीत हासिल हुई है ना। बिल्कुल ये मुझे बताएं, अगर सरकार ने कदम उठाया था, अगर इतना इनको तकलीफ हो रही है, इन्होंने भी बाकायदा सारी वही प्रोटोकॉल कोई कोविड का नहीं निभाया, जा जाके बड़ी बड़ी जनसभाएं की, रैलियां की, और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो इनकी सरकार हो। तो ये जो बार बार उंगली हम लोगों पे उठाते हैं, इनके ये भी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने तो वैक्सीनेशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी ना, आपने वैक्सीनेशन को क्यों कहा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहा हूं, सत्ता में बैठी सरकार इसलिए बात कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी जो यूपी में है जनता मुफ्त में वैक्सीन लगती है, लेकिन अभी तक आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन के नंबर ऑफ वैक्सीन नहीं है कि लोगों को लग जाए। आपको मालूम कितना परसेंट लोग वैक्सीनेट आपने कर लिया दोनों लोगों को जान से तो मत। धर्मेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा अपने समय पर। जान से कम किसी को हाथ नहीं धोना पड़ता। तो यहाँ अभी भी यही है कि आप राजनीति करना बंद कीजिए और हो सके तो सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलिए, कोई सलाह दीजिए, कोई मशवरा दीजिए, ना कि सिर्फ कोसिए और ये जो लोगों को गुमराह करने का काम है ये कीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, प्रतिक्रिया। हम लोग आज भी कह रहे हैं, आप सुनिए, अगर अच्छा लगे या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करिए। दूसरा, हर शहर में एक बड़ा स्टेडियम है, उसको कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट करिए। न्याय पंचायत स्तर पर 8-9 ग्राम पंचायतों का एक न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत स्तर पर एक स्कूल या एक कोई सरकारी बिल्डिंग, जीआईसी कुछ भी चिन्हित करके वहां 3-4 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा करके और मेडिकल इक्विपमेंट्स लगा करके एक छोटा सा वहां पर मेडिकल स्टोर खोल करके या दवा का इंतजाम करके आप खोलिए। हम सारे लोग, हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है, हम लोग तैयार हैं, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन प्लीज अहंकार से ऊपर उठिए और ये जनता की जान बचाइए। टेस्टिंग करिए, अभी टेस्टिंग का मैंने दिखाया आपको क्या स्थिति है। ये सारी चीजें जब तक आप करेंगे नहीं, केवल बयानबाजी से ये थमने वाला नहीं है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो जनता त्रस्त है कोरोना वायरस से, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार अभी भी सो रही है, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगा। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, सपा के नेता। यूपी में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब गांवों में भी जाकर के टेस्टिंग होगी और जो भी जिनको भी थोड़ा सा बुखार होगा, जुकाम होगा, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार की तरफ से इंतजामात क्या किए गए हैं। फिलहाल के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।